चलना चाहते हैं वो बुद्ध के, तथागत बुद्ध या हमारे अन्य महापुरुषों या इवन हमारे खुद के भीतर जो विचार होते हैं जिसके तहत हम जिनके तहत हम ये चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा करें। हम सबके अंदर एक मूल प्रवृत्ति है, एक मौलिक प्रवृत्ति है जिसके चलते हम ये चाहते हैं कि हाँ, जीवन कुछ बेहतर होना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये व्यवहार गलत है। ऐसे कई सवाल हैं जो शायद हम यदि ना भी पढ़े तो भी हमें मालूम होते हैं और कुछ हम अपने सांसारिक बोध से भी समझते हैं। तो नैतिकता सबसे पहले अगर हम चर्चा में लाएं तो नैतिकता है क्या? नैतिकता का के क्या मायने होने चाहिए? जैसा हमारे दीपक ने इस चर्चा को ऐसे शुरू भी किया कि नैतिकता है क्या। और नैतिकता अगर हम इसे बहुत सरल करके देखने की कोशिश करें तो नैतिकता में सबसे पहला समझना ये चाहिए कि सही व्यवहार क्या है। हम आपस में जब भी कोई कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य होता है, तो हम उसको सही और गलत की श्रेणी में रखते हैं। हमें हमारे आंतरिक बोध से, इस बोध के लिए हमें कोई बहुत पढ़ा लिखा होना, जानकार होना आवश्यक नहीं होता है। ये बोध हमें अपने आप भी काफी बार होता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये व्यवहार गलत है, झूठ बोलना गलत है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, सामूहिक हितों को नुकसान पहुंचाना, व्यक्तिगत हितों को नुकसान पहुंचाना गलत है, शोषण करना, किसी दूसरे के बल पर, किसी के दूसरे के नुकसान पर अपनी तरक्की करना, वो गलत है। अपने लिए प्रयास करना गलत नहीं है, अपने खुद को आगे बढ़ना, खुद के लिए प्रयास करना, व्यक्तिगत विकास करना, यह गलत नहीं है। परंतु यदि यह विकास किसी दूसरे के किसी दूसरे के अविकास से पैदा होता है तो वो निश्चित रूप से गलत है। तो ये सही और गलत की जो व्याख्या है, ये हमें मोटे तौर पर नैतिकता से प्राप्त होती है। और एक प्रकार का नैतिक बोध हम सबको अपने जन्म के साथ होता है। नैतिक बोध को हम मोटा मोटा दो तरह से बांट सकते हैं। कुछ नैतिक बोध, एक नैतिक बोध ऐसा है जो हमें हमारे भीतर होता है, और एक नैतिक बोध जो हम इस दुनिया में आने के बाद अपने सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार सीखते हैं। हम कलेक्टिवली सीखते हैं, हमारे परिजन हमें समझाते हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज चोरी करना गलत है, या जो भी कार्य गलत होते हैं उनको वो समझाते हैं। और पर दूसरे तरीके के ऐसे कार्य हैं, ऐसा व्यवहार है जो हमें आंतरिक रूप से मालूम होता है कि हाँ, ये गलत है, ये व्यवहार गलत है, यह व्यवहार सही है। और तो इसी को हम दूसरे हिस्से को सांस्कृतिक नैतिकता भी बोल सकते हैं। एक हमारी आंतरिक नैतिकता है और एक सांस्कृतिक नैतिकता है जिसे हम आपस में एक दूसरे के साथ सीखते हैं। नैतिकता को हमेशा एक प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। नैतिकता क्या, हम अगर मैं उदाहरण के लिए नैतिकता को समझने की कोशिश करूं तो नैतिकता क्या एक चोरों में नैतिकता हो सकती है? जो लोग चोर हैं उनके भीतर नैतिकता हो सकती है? जी सर। वेरी गुड। तो रविंद्र, आपका विचार बिल्कुल ठीक है। जो चोर हैं, जो जो इस तरीके के गलत काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है उनमें नैतिकता ना हो। हम्म, वो उनमें भी एक खास तरीके की, एक अलग तरीके की नैतिकता होती है। जैसे डाकुओं का दल होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें हम, है ना, कोई किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो एक सीमित नैतिक बोध के भीतर ही हो पाता है। तो नैतिकता ऐसी जरूरी चीज नहीं है कि केवल जो महापुरुष हैं या संत लोग हैं या अच्छे लोग हैं उन्हीं का गुण हो। नैतिकता ऐसे लोगों का भी गुण हो सकता है जो किसी प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए हों। हमारा अंडरवर्ल्ड, हम
हमारा अंडरवर्ल्ड या डाकुओं का समूह, ये सब क्यों चल पाते हैं? उनको आपस में जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। और अंडरवर्ल्ड में या इस तरीके के समूहों में एक दूसरे का ध्यान रखना और नैतिक होना कि कोई किसी के खिलाफ मर जाएगा परंतु वो मुंह नहीं खोलेगा, है ना। इस प्रकार से ही उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके भीतर भी, उनके लिए भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में वो व्यक्ति बुरी से बुरी स्थिति को भी झेल लेगा, बुरे से बुरा टॉर्चर भी झेलेगा, पर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उनकी आपस की एक पारस्परिक नैतिकता है, उनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। वो कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सीमित है, बेशक वो कोड ऑफ कंडक्ट नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, पर नैतिकता ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। नैतिकता में प्रज्ञा का होना, शील का होना उतना ही आवश्यक है। जितना नैतिकता खुद के लिए खुद आवश्यकता है, उतनी ही उसमें प्रज्ञा होना, उसमें शील होना उतना ही आवश्यक है। तो ये हमारी नैतिकता है। और नैतिकता आपस में एक कोड ऑफ कंडक्ट, अगर हम इसे कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर देखें, तो कोड ऑफ कंडक्ट हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने में, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हम बहुत सारे डॉन और अंडरवर्ल्ड टाइप की मूवीज हम लोग देखते हैं, हम सबने देखी होंगी, ठीक। अमिताभ बच्चन की बहुत सारी ऐसी पुरानी फिल्में हैं, आज के समय भी आती जाती रहती हैं। तो वो जो अंडरवर्ल्ड है, ये जो समूह होते हैं, ये कैसे काम कर पाते हैं? उनके काम करने में उनका कोड ऑफ कंडक्ट, उनके भी आपस के बीच का जो एक बहुत ही मजबूत कोड ऑफ कंडक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। और उस कोड ऑफ कंडक्ट के कारण जितना अच्छा उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा और जितना रिगरसली उसको फॉलो किया जाएगा, जितनी अच्छी तरह से उसको उसके साथी गण फॉलो करेंगे, उनकी सफलता, उस ग्रुप की सफलता उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, है ना। ये भी आप सभी सहमत होंगे, क्योंकि जब हम एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं कि कोई किसी के खिलाफ मुखबरी नहीं करेगा, मुखबिरी नहीं करेगा, मतलब किसी के, तो वैसा ना करने से कोई भी उसमें से जेल नहीं जाएगा। कोई भी जो जो भी लूट है, अगर उन लोगों ने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया और उस ऑर्गेनाइज क्राइम से जो फायदा होगा, तो वो उसका शेयर वो लोग आपस में बांट कर इस्तेमाल करेंगे, उसे जो भी उनका अपना मैकेनिज्म होगा उसमें उसे बराबर बांटेंगे। उस कोड ऑफ कंडक्ट में लगभग सभी, आप अंडरवर्ल्ड के लोगों में अगर जो उसमें देखें, तो उसमें एक सिस्टम ऑफ बराबरी भी है। बेशक एक हियरार्की एग्जिस्ट करती है, उसके बावजूद उनके भीतर एक बराबरी है, हियरार्की होते हुए भी बराबरी है। तो जब जहाँ ऊंच नीच है, हियरार्की है, एक व्यक्ति है जो उस समूह का नेता है, परंतु वो नेता होते हुए भी सबके बराबर है। ही इज वन अमंग द लॉट, वो उनसे जितने लोग हैं उनमें से एक है। ऐसा नहीं है कि वो नेता उनसे बाहर है, वो जो उनका ग्रुप लीडर होगा, वो ग्रुप लीडर भी उनमें से एक ही है, उसकी भी वैसी ही जिम्मेदारी होंगी। हाँ, जब किसी फैसले की बात आती है, किसी चीज में निर्णय की बात आती है, तो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उस नेता के पास, उनके अपने जो भी लीडर होता है, हम लोगों ने सब मतलब जैसा भी देखा समझा है, उसमें एक लीडर होता है और वो लीडर बाकी टीम को लीड करता है, परंतु वो लीड करते हुए किसी से आगे और पीछे नहीं होता है, वो बराबर होता है, सबके बराबर होता है। परंतु उसके बाद उसे अधिकार में इतना दिया जाता है कि आप ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा कौशल रखते हैं, तो हम आपको ये जिम्मेदारी देते हैं कि इस समूह को आप लीड करें। तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लेकर हम वो समूह आगे बढ़ता है। और इस समूह में, इस पूरे प्रयास में नैतिकता बहुत आवश्यक हो जाती है। किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करे रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम किसी कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें। अब अगर हम अपने आज के समय पर आए, अपने विषय पर आए कि नैतिकता से क्या क्या फायदा होगा अगर हम
आपस में नैतिक व्यवहार करते हैं, हम लोग आपस में एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, अपने समूह का, जाति का, देश का, दुनिया का, सब लोग मिलकर एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं कि नहीं, हम लोग ये बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे तो क्या उससे कोई लाभ हो पाएगा, क्या उससे कोई लाभ होगा, या हम केवल व्यर्थ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे को अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाकर देखने की कोशिश करें कि हमारी मूल समस्या क्या है, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हमारी एक मौलिक समस्या के तौर पर देखें तो आर्थिक तरक्की एक मौलिक समस्या है हमारी, कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। हम गैर बराबरी के शिकार हैं, गैर बराबर समाज के भीतर रहते हैं, आगे पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, और कई लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं है, वो गरीबी, शोषण के कुचक्र में फंसे हुए हैं। तो कैसे हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, क्या किया जा सकता है, और इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास अगर हम लोग कोई भी समूह बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम लोग मिलकर ये काम करेंगे, हम लोग पहले दिन से एक कहानी जानते हैं, वो कहानी जो लकड़ी, बच्चों के लकड़ी तोड़े जाने की कहानी है, जो समूह के समूह की शक्ति की कहानी है, कि एक कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, तो एक महिला है, उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे जो है अलग अलग रहते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का अहित करने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं होती। तो उस महिला को, उसकी माँ को इस बात को लेकर बड़ी चिंता होती है कि भाई ये मेरे बच्चे आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो इन्हें मैं ये चीज सिखाऊं, कैसे बताऊं। तो एक दिन वो उनको फिर बुलाती है, उन्हें समझाती है कि यदि तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा, और अलग अलग रहोगे तो कैसे तुम लोग अच्छा कर सकते हो। और उसके लिए उसने कहा कि तुम सब लोग अपने आसपास जो है कुछ लकड़ियां ढूंढ कर लाओ। तो वो लकड़ियां ढूंढ कर लाए, और लकड़ियां ढूंढकर उन लकड़ियों को उन्होंने कहा, उसने कहा कि ठीक है, अभी आप सब लोग एक एक लकड़ी पकड़ो और उस लकड़ी को तोड़ो। तो छोटे बच्चे थे, उन्होंने बड़े आराम से उस लकड़ी को तोड़ दिया, थोड़े से प्रयास से ही वो उसको तोड़ सके। उसके बाद उसने कहा कि अब ऐसा करो, ये लकड़ियां आप 4 लकड़ियां लो और इन 4 लकड़ियों को आपस में बांध दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बांध दी गई वो लकड़ी। अब उसने कहा कि इसको अब तोड़ने की कोशिश करो। तो फिर उन्होंने लिया, उसे तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो चारों लकड़ियां आपस में बांधी हुई थी, तो वो बंधी हुई लकड़ियों को वो नहीं तोड़ पाए, चारों बारी बारी खूब प्रयास करते रहे, उसके बाद वो नहीं तोड़ पाए। और उसके बाद उनकी माता जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये जो लकड़ियां हैं जब अलग अलग होती हैं तब ये अपने में कोई शक्ति नहीं रखती, परंतु जब ये लकड़ियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, बंध जाती हैं, तो ये बेहद शक्तिशाली बन जाती हैं, बहुत मजबूत बन जाती हैं, और ये कभी टूट नहीं पाती हैं। और यही समूह की शक्ति है। यदि हम एक दूसरे के साथ बंध जाएं, इसके कई सारे उदाहरण हमारे हर संस्कृति में मिलते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं 1 और 1 11, और इवन विज्ञान में भी इसका हमें समूह की शक्ति का उदाहरण मिलता है। हमारे जो तार है, जो लोहा है, लोहा निश्चित रूप से बहुत मजबूत चीज है, लोहा या जो मेटल है वो मजबूत होता है, परंतु यदि हमें फिर भी उससे भी ज्यादा अगर मजबूत तार बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल और मजबूत तार कैसे बनाई जाती है। केबल
केबल आपने कंसेप्ट सुना होगा, जो केबल होती है, केबल के कंसेप्ट में हम हमेशा एक तार को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर हम उतनी ही मोटाई के तार को इस्तेमाल करें वो हमें उतनी मजबूती नहीं दे सकता। अगर आपने कभी तारों को ध्यान से देखा हो, बिजली के तार हों या जो बड़ी बड़ी केबल भी जो होती है, बहुत मोटी मोटी, जो हाई टेंशन वायर्स भी हैं, या जो सड़क के ऊपर जो बिजली के तार लगे हों, उनको कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, वो एक तार नहीं होती है, वो एक सिंगल मोटी तार नहीं होती कि उस तार को मोटा कर दिया जाए, ऐसी तार नहीं होती है वो कभी भी। वो हमेशा एक एंटवाइंड, आपस में लिपटे हुए पतले पतले और छोटे छोटे तार होते हैं जिनको आपस में लपेटा जाता है। ये भी एक मतलब एक वैज्ञानिक चीज है कि क्यों नहीं उतने ही मेटल की उतनी ही मोटी तार बना दी जाए और शायद वो उतनी मजबूत हो। जबकि वैज्ञानिक रूप से ये मालूम होता है कि अगर हम उतने ही मेटल की उतनी ही मोटाई की सिंगल तार बनाएंगे तो वो कम मजबूत होगी, बजाय ऐसी जो तार आपस में जो पतली पतली तारें हम लगाते हैं, उनको जब हम एक दूसरे के साथ बांध देते हैं, उनको ईंट देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो जो मजबूती होती है। इसीलिए केबल का कॉन्सेप्ट, जो जो वायर केबल्स हैं, अलग अलग तरीके की मोटाई की केबल्स चलती हैं, परंतु जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उससे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों कहीं ज्यादा है। तो जो समूह है, उस समूह की शक्ति कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यही इस नैतिकता का मौलिक पर्पज है। नैतिकता, आर्थिक विकास या जो भी चीज हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट का होना, उस नैतिकता का होना, उस कोड ऑफ कंडक्ट की बेहद आवश्यकता होती है। ये कोड ऑफ कंडक्ट ही होता है जो हमें एक समूह में बांधता है, जो हमारी ऊर्जा को, जैसे अभी हमने केबल तार की बात की थी, कि केबल तार किस तरह से आपस में एक दूसरे को जोड़ देती है और ज्यादा मजबूत बना देती है। तो ये वही कोड ऑफ कंडक्ट है जो उस तरह से लोगों को जोड़ता है, और जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं तो हम निरंतर और मजबूत होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये कोड ऑफ कंडक्ट का एक बेसिक एलिमेंट है, वो है आपसी विश्वास, कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें। और विश्वास करने के लिए, जैसा हमारी एक इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी भी होती है जिसको बोला जाता है गेम थ्योरी, और आप लोग चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है वो। और मार्केटिंग में, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में उसको पढ़ा जाता है कि गेम थ्योरी है, जिसके द्वारा ये तय होता है कि यदि लोग नैतिक व्यवहार करेंगे तो उसका क्या फल होगा, और अगर अनैतिक व्यवहार करेंगे तो उसका क्या फल होगा। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यही हमारे लिए ये तय करता है, ये नैतिक व्यवहार हमारे लिए तय करता है कि हम कैसे क्या आर्थिक विकास कर सकेंगे। हमारे आपसी विश्वास, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को अगर हमें बेहतर करना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग, जो तथागत बुद्ध ने हमें इस ओर रास्ता दिखाया कि कैसे आपसी विश्वास, कैसे हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को अचीव कर सकते हैं, कैसे नैतिकता को अचीव कर सकते हैं, और एक बेहतर जुड़ा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ, बंधा हुआ समाज, बंधा हुआ सोसाइटी, बंधे हुए लोग, बंधा हुआ देश हम बना सकते हैं यदि हम अष्टांगिक मार्ग पर चलें। हम जिस दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो चार आर्य सत्य हैं, जो चार आर्य सत्यों की पहली बात है कि चार आर्य सत्यों में जो दुख से मुक्ति पाना है, उस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? उस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, कि हम सम्यक दृष्टि को अपनाएं, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, ऐसी कोई बात ना बोले जो किसी को हानि करती हो, किसी को बुरी लगती हो, झूठ ना बोले, खाली नुकसान ही नहीं, झूठ भी ना बोले, झूठ बोलना भी अपने आप में गलत है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, ऐसी कोई आजीविका ना अपनाए जिससे किसी को नुकसान होता हो, किसी के लिए गलत, सही आजीविका, सम्यक व्यायाम, प्रयास, लगातार निरंतर प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, जब हम अपनी सभी बाधाओं से अपने आप को
मुक्त कर ले, ऐसी स्थिति। तो अगर हम आष्टांगिक मार्ग की ओर भी देखें तो ये हमारे लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम अपने आप को एक कोड ऑफ कंडक्ट से, हम पंचशील की बात हम शुरुआत में ही, आज भीम सिंह जी ने हमें पंचशील समझाया, उसका अनुवाद भी किया और उसे पाली भाषा में बताया और उसका अनुवाद किया कि क्यों पंचशील हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो पंचशील हो, अष्टांगिक मार्ग हो, ये सब हमारे एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है। यदि इस कोड ऑफ कंडक्ट का हम सभी अनुपालन करेंगे तो हम अपने आप आपसी विश्वास को, सांस्कृतिक नैतिकता को बिल्ड कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। और जब सांस्कृतिक नैतिकता बनेगी तो वहां से हमारे जो आर्थिक विकास है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो आर्थिक विकास को के मार्ग पर चलने के लिए हमें आपस में एक दूसरे से जुड़ना, एक समूह में बनना, ये बेहद आवश्यक है। और मैं अपनी बात आगे अगले डिस्कशन में हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे आर्थिक विकास, उससे जो उत्पन्न होने वाला आर्थिक विकास वो कैसे आएगा हमारे जो नैतिकता से, इस कोड ऑफ कंडक्ट से जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस कोड ऑफ कंडक्ट से किस प्रकार से आर्थिक विकास कैसे कन्वर्ट हो सकता है, कैसे हम आर्थिक रूप से हम कैसे सोचें कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा। हम लोग मतलब इस सांसारिक दुनिया में हम पैसे की भाषा को ही समझते हैं, पैसे के को ही हम एक कॉमन डिनोमिनेटर मानते हैं। तो अगर हम उस कॉमन डिनोमिनेटर के टर्म में भी देखें तो अगले चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे कि जब हम में आपसी विश्वास होगा, जब हम इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कैसे हम उसे मॉनिटरली कैपिटलाइज कर पाएंगे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपका प्रश्न हो, और एक उदाहरण हमारे भीम सिंह जी ने दिया, मैं भी उन्हीं उदाहरणों को रिपीट करना चाहूँगा कि जब हम आपस में जुड़ते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम अपने समूह में, जो भी हमने समूह बनाया है, डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क जो भी हम इसको बोलते हैं, इस समूह ने भी जो भी अभी तक हासिल किया, चाहे कोरोना के समय सेवा करने की बात हो, लोगों की जान बचाने की बात हो, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की बात हो, ये सब आखिर कैसे कर पाया। इस सब काम को करने के लिए हमारी बहुत से अर्थव्यवस्था, इवन देश की व्यवस्था भी एक हद तक उसमें दिक्कत में आई। एक बड़े बड़े अस्पताल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हम क्यों काम कर पाए, जबकि हमारे पास किसी प्रकार का कोई आर्थिक साधन नहीं था, पैसा नहीं था। तो उसका कारण केवल यही है कि हमारे पास बेशक पैसा नहीं था, हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट था, हमारे पास एक समूह की शक्ति थी। ये जो दीप आईएएस कोचिंग है या दीप मेडिकल कोचिंग अभी चल रहा है, ये क्यों चल पा रहा है? क्या हमारे पास बहुत सा धन है, कहीं से हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट या कुछ पैसा मिलता है? ऐसे एक ढेला भी नहीं मिलता है ना। बहुत मामूली सी रकमों में ये सब चीजें हो पाती हैं। क्यों हो पाती हैं? क्योंकि यहाँ स्कूल चलाने के लिए, किसी कोचिंग को चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अच्छे खासे पैसे की जरूरत है, परंतु हम लगभग ये काम बहुत थोड़े पैसे से कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उस कोड ऑफ कंडक्ट ने, उस नैतिकता ने एक समूह का विकास किया है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट आपस में जोड़कर हमें बड़े बड़े साधन दे पा रहा है। और एक ये बहुत छोटा सा मतलब मिनिस्कल सा एक्सपेरिमेंट है डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क। एक बहुत मामूली सा, मतलब अगर साइज के हिसाब से देखा जाए वैसे बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है, परंतु एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट इतने कम लोगों के द्वारा इतने बड़े स्तर पर बहुत, क्योंकि कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं कि बहुत सारे लोग मिले हुए हों, तो इतने लोग अगर ये कर सकते हैं, तो अगर इसको रेप्लिकेट किया जाए पूरे देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, तो उसका कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो इसी सब पर अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे हम
इसी कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं अपनी बात को आज अभी यहीं रोकता हूँ। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं, और अगले चर्चा में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम वास्तविक रूप से, अगर हम इकोनॉमिक थ्योरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो कैसे हम ये काम हासिल कर सकते हैं अपने इस कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप करें, प्रश्न बेशक पूछ सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि प्रश्न ही हो, अपना मत हो वो भी रख सकते हैं। अपने विचार को भी रखें, पूरी तरह स्वतंत्र हैं आप। प्रश्न के साथ या बिना प्रश्न के भी अपने विचार को रख सकते हैं। पर बार बार कहते हैं कि हम लोग यहाँ बातें करें, आपस में संवाद करें। या किसी इंडिविजुअल का नहीं है मंच, ये हम सबका है, तो हम लोग अपने बातों को शेयर कर सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग थोड़ा सा अगर प्रत्यक्ष मतलब करेंट ही नहीं बोल पाते हैं तो टॉपिक एक दिन पहले आप लोग को दे दिया जाता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करके आए, इसमें इंक्लूड हो, केवल सुनने के लिए नहीं, अपनी बातों को रखने के लिए भी। सर कोड ऑफ कंडक्ट का बात कर रहे थे, आचार संहिता का, कि नैतिकता का अर्थ उन्होंने बताया कि नैतिकता जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो, नैतिकता बुरी भी हो। जैसे ऑफ कंडक्ट का बात किया, उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा बात बोला कि जैसे चोरों या डाकुओं के बीच भी एक नैतिकता होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बहुत माइनर सा फर्क है कि हमारे अंदर ज्ञान है या प्रज्ञा, बड़ा माइनर सा डिफरेंट है, उसको समझना। और वही चीज हम यहाँ समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक्चुअल प्रज्ञा क्या है, वास्तविक प्रज्ञा, वह ज्ञान जो हमें बेहतर की तरफ ले जाए। ऐसा नहीं है कि हमारा ज्ञान इस तरह ले जाए कि केवल हम अपनी भलाई के चक्कर में खुद का भी नुकसान करें और दूसरे का भी। तो वैसे ज्ञान से हमें दूर रहना है और प्रज्ञा की तरफ चलना है। क्योंकि अगर हम अभी जिस दौर में हैं, हमारा अल्टीमेट एम ये होता है कि हम किसी तरह सेटल हो जाएं, सेटल इनकी। अगर हम जॉब के पीछे जा रहे हैं तो हमारा जॉब लग जाए, हम अच्छी हमारी कमाई होने लगे, हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन फिर ये सारी चीजें पूरी होने के बाद भी लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट सा है, अब इसके बाद क्या। जैसे सर से मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको तो सारी चीज आपने प्राप्त कर ली है, फिर आप अपना सब कुछ एंटरटेनमेंट या ये सारी चीजें छोड़ के ये हर रोज लग जाते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तो उससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपना एक बेहतर जीवन जाया कर रहे हैं। आप मतलब ये होता है कि आप चाहे तो बहुत सारा अच्छा से अपने जीवन को व्यतीत कर ले। तो ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हम सारे चीजों को पाके और केवल इंटरटेनमेंट, केवल मौज मस्ती में जीवन जिए। और जब हम स्थिर होते हैं तो फिर हमें दिमाग में आता है कि क्या जीवन का यही उद्देश्य है, क्या हम मतलब हम इस जीवन को और बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें ये समझ में आता है कि हमसे जितना हो सकता है, हमारा लाइफ में जितनी हमारी सामर्थ्य है, उससे अपना और दूसरों का जीवन बेहतर हो जाए, वो सबसे ज्यादा खुद को संतुष्टि और संतुष्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे ये बहुत ही
हम लोग कृतज्ञ है सर का कि वो हमको ऐसा माध्यम देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हम शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी अर्जित करते हैं। तो ये हमारी बातें हैं और मेरी तरफ से यही है। अगर कोई फिर से मैं पुनः आप सबके पास चलना चाहता हूँ कि अगर कोई अपनी बात को रखना चाहे। भीम सर जी, आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, कृपया रखें अपनी बात को। जी थैंक यू दीपक जी। साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि दुनिया में दो वर्ग हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। ये सच्चाई है। मगर कहीं जो है ना, ये जो शोषित वर्ग है कि हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है। ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में शोषित वर्ग है, संसार के अन्य देशों में भी शोषित वर्ग रहा है। जैसे जर्मनी में यहूदी, अमेरिका में निग्रो, मतलब जो है, मैं नाम सारे भूल गया हूँ, स्पार्टन में हेलोटन या क्रीत होते हैं। उसी तरह से हमारे देश भारत में दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, और ये बहुत लंबे समय से है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से शोषित है या इसके अंदर काबिलियत नहीं है, इसके अंदर काबिलियत है। इतनी काबिलियत है कि संसार में अगर काबिलियत देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास उठा के देखिए। इस देश का जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसका अपना एक वजूद है जिसे पूरी दुनिया मानती है। और ये बहुत लंबे समय से साथियों गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। इसको खाने के लिए भी मतलब बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जीने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मगर अगर संसार में आज भी मतलब जो है ना, ऐसा चल रहा है कि ये आज भी गुलाम ही है। संसार में अगर देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में शासक वर्ग था साथियों। जापान में 19वीं शताब्दी के 18वें दशक के पूर्व भी शासक जातियां थी। जब जापान ने अपनी संविधान को आधुनिक रूप देने का फैसला किया था, उस समय इन दोनों देशों में शासक वर्ग ने महसूस किया कि यह राष्ट्रीय संकट की घड़ी है। इसलिए उन्होंने अपने पुराने अधिकारों और विशेष अधिकारों को त्याग दिया तथा कुलीन जो तंत्र था उसे सहज रूप से लोकतंत्र में संक्रमित कर दिया। हमारे देश में ऑलरेडी लोकतंत्र है, मगर साथियों कहीं ना कहीं वो भी अगर हम देखेंगे वो सही रूप से लागू नहीं किया जा रहा है लोकतंत्र। ये भी कहीं ना कहीं राजतंत्र की का सही एक रूप लिया हुआ है। अगर फ्रांस में जब क्रांति ने अंगड़ाई ली और जनता ने शासक जातियों से समानता की मांग की, तो शासक जातियों ने स्वेच्छा से सत्ता और अधिकार छोड़कर अपने को जनता में शामिल कर लिया, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। जब स्टेट्स जनरल को बुलाया गया उस समय जो हुआ उससे यह स्पष्ट है कि कॉमन्स के 600 प्रतिनिधि थे तथा पादरियों और सामंतों के प्रत्येक के 300 थे। प्रश्न यह उठता है कि साथियों की 1200 सदस्य कैसे बैठेंगे वहां पे? ऐसी जगह नहीं थी कि इतने लोगों को वहां पे एक जगह बैठाया जा सके। और वो कैसे आपस में बहस करेंगे? 1200 लोग आपस में बहस करना भी बड़ा मुश्किल काम था। तो साथियों उन लोगों ने एक मतदान किया। उस मतदान में कॉमन्स के ने आग्रह किया कि सभी पक्ष एक चैम्बर में एकत्रित हो और एक मत के आधार पर मतदान करें। पादरियों तथा सामंतों ने इस स्थिति को स्वीकार किया नहीं किया, मतलब जी, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होता कि अपनी अमूल्य परंपरा सुविधाओं का परित्याग करना। ऐसा हमारे देश में भी है। अगर इसको देखा जाए तो हमारे देश में भी है। फिर भी मैं इतना बोलना चाहूंगा साथियों कि जापान में भी जापान में भी 4 वर्ग थे, दमियो, समुराई, हेमन, इटा, मतलब इटा जो बहिष्कृत होते हैं ये थे। मगर उन्होंने आपस में बैठ करके जब एक मीटिंग की और अपने अपने जो चंद लोगों ने, जो 300 सामंत थे, उन्होंने वहां की जमीन पे कब्जा कर रखा था, वहां के व्यापार पे कब्जा किया हुआ था। उन्होंने सब कुछ उन जो अपनी वहां की जो करेंसी थी उस पर कब्जा किया हुआ था, वो सब कुछ जनता में वितरित कर दिया और समानता, भाईचारा, प्रेम का जो उन्होंने एक ऐसा
उदाहरण दिया साथियों कि आज वहां पे बिल्कुल मतलब शांति से लोग रहते हैं। ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, बल्कि हमें खुद करना पड़ेगा। हमें एक नैतिक आचरण अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग साथियों मानवता के लिए काम कर सके। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने विश्वास करके बताया कि असमानता के बारे में। हम लोग पुनः इस चर्चा को अगले सप्ताह जारी रखेंगे। सर, आप पुनः कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका हाथ ऊपर है। ओके, तो सर गुड मॉर्निंग मैम, आप सर, अपने बात को रखें। जी सर, जो रूल नंबर है सर, तो क्या वही रहता? नहीं, उसको चेंज कर सकते सर अभी? हम आपकी बात को समझ नहीं पाए, कृपया एक बार फिर से बोले अपनी बात को। सर, जो पहले रूल नंबर था जी, तो वही है या उसको फिर चेंज करते सर? दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर जो था रूल नंबर। अच्छा, इसके बारे में हम कोचिंग से जुड़ते हैं ना? जी हाँ, तो हम लोग 9:30 बजे शायद आज क्लास होगी, तो हम लोग उसमें रोल नंबर के बारे में बात कर लेंगे ना? जी जी, ओके सर। जी। और किसी को कुछ कहना है तो आप अपनी बात को रखें, अन्यथा आज के लिए हम अपनी संवाद को यहाँ स्थगित करेंगे। पुनः अगले रविवार को यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अगर किसी का कोई बात हो या प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं बेशक। सर, मेरा एक प्रश्न है कि कल मैं जो बिहार पीसीएस के लिए पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक ऐसा वर्ड मिला कि जो पंडित वर्ड है वो केवल उन्हीं एक उपाधि के रूप में दिया जाता था जो बिहारों से हायर एजुकेशन के लिए जाते थे तक्षशिला में और विक्रमशिला में या नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन पर्टिकुलर आज वर्तमान परिस्थिति में ये है कि वो हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस पे लगा दिया गया है। ऐसा क्यों सर? क्या उसको हम बताने में सक्षम नहीं है लोगों के बीच में, या कुछ और कारण? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। ओके, भीम सर जी आपके प्रश्न का जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर, आप जी, बोले। मैं रविंदर सर को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस देश का इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ तोड़ा मोड़ा गया है। इस देश में किसी भी पद को देने का अधिकार एक समय था शिक्षक को होता था साथियों। और ये जो पंडित, ये एक पद था, ना कि एक जाति। इसमें जब बच्चे हमारे पढ़ने के लिए जाते थे वो समानता से पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद उन बच्चों की काबिलियत एक टेस्ट के माध्यम से होती थी। उस टेस्ट में जो बहुत ही अव्वल दर्जे का, मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था, उसको पद दिया जाता था पंडित। और जो मतलब जो बलवान या हथियार चलाने में समर्थ हो जाता था, उसको शायद वो छतरी बनाते थे। और जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता था, जो गुना भाग करने में बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता था, उसको व्यापारी वर्ग में लेके जाते थे। और जो कुछ अन्य कामों को करते थे, उनको उन कामों की पद दिया जाता था। इस पद को साथियों देने का अधिकार जो शिक्षक का था, इस देश में चंद लोगों ने बड़े ही चतुराई के साथ में उस शिक्षक से यह अधिकार छीन लिया। और छीनने के बाद एक पंडित जो है ना, मतलब एक पद है, इस पद को मतलब जो गलत प्रयोग किया गया, ये बस इतना ही बोलूंगा। और सभी ज्ञानवान है, समझदार है। इसको पहले यहाँ पे वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई, इसके माध्यम से वर्ण के बाद में यहाँ पे एक जातीय व्यवस्था स्थापित की गई।
और जाति के आधार पर यहाँ पे शोषित और शासित, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, ये मतलब दास और मालिक, ये वर्ग बनाए गए। जी धन्यवाद सर। मुझे लगता है अगर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और आप अगर संतुष्ट नहीं है तो हम पुनः इसको धन्यवाद। पंडित या एक जाति विशेष से नहीं संबंधित है, पांडित्य ज्ञान से संबंधित है, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो पंडित शब्द का प्रयोग कोई भी कर सकता है, उसे उपाधि के तौर पे जन्मजात उपाधि के तौर पे नहीं लिया जाना, बल्कि वो हमारे शिक्षा और ज्ञान पे निर्भर करता है। हमारा समय स्थगन की तरफ है, तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि और निवेदन करते हैं और इजाजत मांगते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे अपने कार्यक्रम का, संवाद का यहाँ पे स्थगन कर सकते हैं। जी हम लोग आज के कार्यक्रम को यहाँ रोकते हैं और सभी से अपेक्षा रहेगी कि हम इस विषय पर कि नैतिकता का आर्थिक विकास से क्या संबंध हो सकता है, इस पर थोड़ा अध्ययन करें, ताकि हम इस चर्चा को और इंक्लूसिव बना सकें। तो इसी निवेदन के साथ आज का मेरा निवेदन रहेगा कि आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप सभी ने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी को नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जय भीम, नमो बुद्धाय।